साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अधिक उत्पादन के लिए खेती से पहले कराएं मृदा परीक्षण। चेरी टमाटर की खेती से किसान होंगे मालामाल। आज मिट्टी परीक्षण उसी प्रकार जरूरी है जिस प्रकार हमारा और आपका स्वास्थ्य परीक्षण। जी हाँ, आज रसायनों की खेती में बढ़ती प्रयोग के कारण मिट्टी की स्वास्थ्य बड़ी तेजी से बिगड़ रही है। ऐसे में मिट्टी परीक्षण कर उसकी रिपोर्ट के आधार पर मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारा जा सकता है। तो चलिए मिट्टी परीक्षण पर तकनीकी जानकारी लेते हैं विषय विशेषज्ञ प्रदीप कुमार राणा से। जो हमारा ये गर्मी का समय चल रहा है और अभी हमारे खेत भी खाली है। खेत हमारे खाली हो चुके हैं, सभी प्रकार की फसलें कट चुकी हैं और अब गर्मी का जो समय होता है, अप्रैल और मई का जो समय होता है, वो समय होता है मिट्टी नमूना लेने का। अब मैं आपको बताऊंगा कि मिट्टी नमूना कैसे लेना है और मिट्टी नमूना लेने के लिए क्या क्या चीज़, कौन सी बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। मिट्टी नमूना लेने के लिए सर्वप्रथम हमको खेत की मेड़ पे खड़े होकर ये देखना है कि पेड़ कहाँ पे लगे होते, क्योंकि सावधानी की बात यह है कि पेड़ों के नीचे की मिट्टी नहीं ली जाती नमूने। और दूसरी सावधानी वाली बात यह है कि खेत पे हमको ये भी देखना है कि उसका ढलान किधर है। ढलान किसी एक निश्चित दिशा पे है तो हमको उस ढलान के जगह पे भी मिट्टी का नमूना नहीं लेना है। और तीसरी बात हमको ये ध्यान देना है कि खेतों में पहले से कोई खाद ना पड़ी हो, यानी कि हमको बिल्कुल नेचुरल अवस्था में, प्राकृतिक अवस्था में जैसा हमारा खेत है उसी समय का हमको लेना है। किसान भाइयों, खेती से अधिक उपज लेने के लिए मिट्टी की जांच बहुत जरूरी होती है। इसका मुख्य उद्देश्य खेत की जरूरत के अनुसार उसे पोषक तत्व उपलब्ध करवाना है, जिससे कि उत्पादन तो बढ़ेगा ही, साथ ही लागत में भी कमी आएगी। इसलिए भारत सरकार भी मिट्टी की जांच पर खास ध्यान दे रही है। एक चीज ये भी ध्यान देना है हमको कि नमूना लेते समय हम पहले खेत के चारों तरफ घूमें, चारों तरफ हम मेड़ से देख लें और देखने के बाद में हम उसके में स्थान चिन्हित करें, क्योंकि जिस सिस्टम के तहत हम नमूना लेंगे, मिट्टी नमूना, वो हमारा कहलाता है जिगजैग सिस्टम। जिगजैग सिस्टम के तहत अगर हम नमूना लेते हैं तो उसमें हम पहले 5 जगह पे अपने बिंदु चयनित कर लेते हैं कि हमको नमूना किस किस स्थान से लेना है। वहाँ पे हम मिट्टी के ऊपर की हल्की सी परत, यानी कि जो घास फूस लगे होते हैं उनको हटा करके उसके में 15 से 20 सेंटीमीटर का हम वी आकार का गड्ढा करते हैं। और वी आकार का जब हम गड्ढा करते हैं उस मिट्टी को निकाल करके अलग कर देते हैं, क्योंकि वो मिट्टी हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। चारों तरफ की जो लेयर होती, दीवारें होती हैं, उनको यानी कि ऊपर से नीचे की ओर खरोचते हैं और वो खरोची हुई मिट्टी को हम साफ तसले में या साफ पॉलीथीन में हम इकट्ठा कर लेते हैं। और इसी प्रकार से प्रोसेस हमको पूरे पॉइंट 1, 2, 3, 4 और 5 पाँचों गड्ढों से हमको इकट्ठा करके उस मिट्टी को इकट्ठा कर देना है एक साथ उसी तसले में रखना। और फिर हमको एक जगह पे बड़ी सी साफ पॉलीथीन या तिरपाल पे कि जब ढेर लग गया तो उसको हम जैसे रोटी बनाते हैं, रोटी की तरह उसको गीला नहीं करना है, सूखी मिट्टी को ऊपर से बिल्कुल गोल आकार करना है, गोल चंद्रमा आकार में कर लेना है और उस पे हमको धन का निशान लगाना है।
जब धन का प्लस का निशान हम लगाते हैं तो वो हमारी मिट्टी 4 भागों में बटेगी। आमने और सामने की मिट्टी यानी 2 भागों को हमको लेना है, 2 भागों को हमको फेंक देना और फिर उसके बाद में जितनी मिट्टी बची फिर उसको हमको गोल चंद्रमा आकार करना है और फिर से हमको धन का निशान लगाना है। और अभी जिधर की आपने मिट्टी लिया यानी कि आपने अपने फर्स्ट बार में जैसा लिया है, पहले बार में जैसा लिया, उसके जस्ट विपरीत साइड में आपको फिर से मिट्टी को 4 भागों में बांट दिया और उसके विपरीत भागों को आपको लेना है और दूसरे भागों को उसको फेंक देना है। इस तरह से आपके पास मिट्टी 750 ग्राम के करीब बचेगी और उस मिट्टी को फिर आपको गोल चंद्रमा आकार करके उस पर एक डंडी खींचना है तो हमारी मिट्टी 2 भागों में बढ़ जाएगी। जब 2 भागों में बढ़ जाएगी हमारी मिट्टी तो हमको एक भाग को फिर से अलग कर देना है और एक भाग को बढ़िया व्यवस्थित साफ पॉलीथीन हो या कपड़े की थैली हो उसमें हमको उस मिट्टी को डाल देना है और उस मिट्टी को डालने के बाद में उसमें हमको एक कागज़ में किसान का नाम, किसान का जाति, किसान के पिता का नाम, किसान का गांव, किसान का विकास खंड, किसान का जिला, नमूना लेने की तारीख और खसरा नंबर, रकबा नंबर, आधार नंबर और अपना मोबाइल नंबर और आपने पूर्व में कौन सी फसल लिया था और बाद में कौन सी फसल लिया था, ये सभी चीज़ों का समावेश करना है। उस पर्ची को पोटली के ऊपर में हमको ऊपर में मुहाड़े में बांधना है। किसान भाइयों, देश की बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यान्न उत्पादन की मांग को पूरा करना एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इसके लिए मिट्टी का स्वास्थ्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। पौधे के विकास के लिए कुल 16 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करने के लिए मिट्टी का परीक्षण करवाना आवश्यक है और हमको अपने नज़दीकी किसी भी प्रयोगशाला में, चाहे वो कृषि विभाग की हो, चाहे वो कृषि विज्ञान केंद्र की हो, चाहे वो विश्वविद्यालय की हो और भी जो भी हमारी प्राइवेट नज़दीकी प्रयोगशाला है जहाँ पे सुविधाएं अच्छी हैं, वहाँ पे आप उसका परीक्षण करा सकते हैं। जब टेस्टिंग होने के बाद में जो रिपोर्ट कार्ड मिलता है उस रिपोर्ट सोयल हेल्थ कार्ड और उस सोयल हेल्थ कार्ड को आप अच्छे से समझिए जिससे कि आपको समझ में आए कि हमारी मिट्टी में किस चीज़ की कमी है और कौन सा पोषक तत्व की कमी है और क्या चीज़ डालेंगे तो इसकी प्रतिपूर्ति होगी, कितनी मात्रा में डालेंगे तो इसकी प्रतिपूर्ति होगी। ये हमारे लिए जागरूकता की भी बात है और सावधानी की भी बात है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। सैकड़ों कैमरों की गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का फिर किया समर्थन, कहा संविधान में टेम्पररी थी धारा। राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को कड़ा संदेश, बोले आतंकियों का बना है पनाहगाह, कहा पाकिस्तान से बातचीत संभव नहीं। फिल्म द केरला स्टोरी पर रोक की मांग का मामला सुप्रीम कोर्ट में टली याचिका, 17 मई को होगी सुनवाई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस जारी, बेंगलुरु से दिल्ली पहुंचे सिद्धरमैया। डीके शिव कुमार बोले मेरे नेतृत्व में कांग्रेस ने 135 सीटें जीती हैं। टेरर फंडिंग मामले में पुलवामा और शोपियां समेत 13 जगहों पर एनआईए की छापेमारी, पुलवामा से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। चेरी टमाटर की खेती इन दिनों किसानों के बीच काफी लोकप्रिय हो रही है। इसका प्रयोग ज्यादातर बड़े बड़े होटलों में सलाद के रूप में किया जाता है
और इसकी बाजार में मांग भी तेजी से बढ़ रही है, जिस कारण किसानों को बाजार में अच्छा भाव मिल रहा है। तो आप संरक्षित वातावरण में चेरी टमाटर की खेती करते समय किन किन पहलुओं पर ध्यान दें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ NK गुप्ता। राम राम सा किसान भाइयों, जैसा कि आप लोग अभी देख रहे होंगे कि ये छोटे छोटे टमाटर, बड़े लाल लाल बेर जैसे फल, ये कौन सा पौधा है और इसको कहते क्या है। किसान भाइयों, ये जो आप टमाटर देख रहे हो, जो बिल्कुल जो छोटा फल दिखाई दे रहा है, इसको हम चेरी टोमेटो कहते हैं। इसकी साइज भी यही रहती है, लेकिन ये टेबल यानी कि सलाद पर्पज के लिए, खाने के लिए बहुत ही उपयोगी और अधिक पोषक तत्वों वाला फल है और साथ ही लंबे समय तक अधिक आय देने वाली फसल है। हम आप देख रहे हो बिल्कुल इंसेक्ट नेट हाउस, जो ग्रीन वाला ऊपर है, साइड में नेट हाउस है, उसमें प्रोटेक्टेड में ये खेती की जाती है। इसको आप पॉली हाउस में भी खेती कर सकते हो, प्रोटेक्टेड नेट हाउस में भी कर सकते हो। इस चेरी टोमेटो की खेती, जिसके लिए हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने पूसा चेरी टोमेटो 1 करके ये किस्म को इजाद किया है, आविष्कार किया है। ये किस्म 9 से 10 महीने तक किसान के यहाँ चलती है और जुलाई अगस्त में इसको हम लोग पौध तैयार करके सितंबर में ट्रांसप्लांट कर देते हैं और ये अप्रैल तक आराम से चलती है। 9 से 12 मीटर तक की लंबी इसकी बेल होती है। इसको आप 9 से 12 मीटर तक लंबी ले जा सकते हो। और आप देख रहे हो, हम इसको सीधे मिट्टी में न लगाकर, आप देख रहे हो, थैली में ही वर्मी कंपोस्ट, वर्मीकुलाइट, परलाइट का मीडिया बनाकर उसी में लगा रहे हैं और ये लंबा चल रहा है और इसमें फूल आते रहते हैं। ये पूसा चेरी टोमेटो किस्म है, इसमें गोल्डन चेरी टोमेटो भी आती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन की। तो चेरी टमाटर की फसल में आप ड्रिप के द्वारा जरूरत के हिसाब से समय समय पर सिंचाई कर सकते हैं। और जहां तक पोषक तत्व प्रबंधन की बात है, तो चेरी टमाटर की फसल की शुरुआती अवस्था में 2 किलो 19-19-19 3 दिन के अंतराल पर प्रति एकड़ की दर से ड्रिप द्वारा दिया जाता है। उसके बाद 2 किलो 0-52 34 3 दिन के अंतराल पर दिया जाता है और फलन अवस्था पर 2 किलो 0-50 3 दिन के अंतराल पर दिया जाता है। और फल की अच्छी क्वालिटी बनाए रखने के लिए जब फूल से फल बन रहे होते हैं, तब इसके आसपास के सारे पुराने पत्तों को निकाल देते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि संरक्षित वातावरण के अंदर हवा का आवागमन कम होता है और जब हम ये प्रक्रिया कर देते हैं तो वो हवा हमारे फलों को मिलने लगती है, जिससे फलों की गुणवत्ता में सुधार आता है। समय समय पर इसका जो कीट बीमारियों से जो साधारण टमाटर की फसल होती है, उस तरह से इसका अपन उपचार करते रहते हैं। अब बात करते हैं कीट रोग की। तो चेरी टमाटर की फसल में लीफ माइनर कीट की समस्या ज्यादा देखी जाती है। ये कीट टमाटर की पत्तियों के हरे पदार्थ को खुरच खा लेते हैं, जिससे प्रभावित पत्तियों पर टेढ़े मेढ़े सफेद धारियां नजर आने लगती हैं। कुछ समय बाद पत्तियां कमजोर होकर गिरने लगती हैं और प्रकोप बढ़ने पर पौधों के विकास में बाधा आती है। तो इस तरह की हानि से बचने के लिए आप ग्रसित पत्तियों को निकालकर नष्ट कर दें और इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस कीट पर नियंत्रण पा लेंगे। एक पौधे से आप 22 किलो टमाटर ले सकते हैं और 1000 वर्ग मीटर में आप 4 से 5 टन टमाटर की पैदावार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसका जो भाव है बाजार में 100 रुपए किलो से कम नहीं होता है। ये बाजार में 100 रुपए किलो तो कम से कम इसका भाव होता है। अब आप देख लो कि 1000 वर्ग मीटर में अगर 100 से गुना करते हैं तो 4 लाख रुपए होते हैं एक कच्ची बीघा से, 9 से 10 में।
तो इस तरह के अपन पौधों को, इस तरह की चेरी टोमेटो एक जो नई किसान भाइयों के लिए या हमारे कृषि नवयुवकों के लिए जो खेती है, अगर इस पूसा चेरी टोमेटो की अपन खेती करते हैं, अपने यहाँ घर में, आंगन में, पिछवाड़े में कहीं पे भी 10-20 पौधे भी लगाते हैं, तो आप निश्चित रूप से एक अच्छी इनकम को प्राप्त कर सकते हो। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का फिर किया समर्थन, कहा संविधान में टेम्पररी थी धारा। राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को कड़ा संदेश, बोले आतंकियों का बना है पनाहगाह, कहा पाकिस्तान से बातचीत संभव नहीं। फिल्म द केरला स्टोरी पर रोक की मांग का मामला सुप्रीम कोर्ट में टली याचिका, 17 मई को होगी सुनवाई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस जारी, बेंगलुरु से दिल्ली पहुंचे सिद्धरमैया। डीके शिव कुमार बोले मेरे नेतृत्व में कांग्रेस ने 135 सीटें जीती हैं। टेरर फंडिंग मामले में पुलवामा और शोपियां समेत 13 जगहों पर एनआईए की छापेमारी, पुलवामा से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुंछ जिले में आतंकी घटनाओं की आशंका के चलते जारी हाई अलर्ट के बीच सुरक्षा बलों की तलाश अभियान जारी, सभी मुख्य सड़क मार्गों पर विशेष नाके लगाए गए। उत्तराखंड के धारचूला तवा घाट लिपुलेख नेशनल हाईवे के पास लैंडस्लाइड, पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिरा। जबलपुर में मकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, बलदेव बाग स्थित कस्तूरबा गांधी वार्ड में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र अंबिकापुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला सूरजपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी दिनों में आसमान मुख्यतः साफ से आंशिक बादल छाए रहने एवं वर्षा नहीं होने की संभावना है। इन क्षेत्रों में अधिकतम तापमान लगभग 38 से 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में हवा मुख्यतः पश्चिम दिशा से चलने की संभावना है और इसकी गति लगभग 6 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से बहने की संभावना है। बढ़ते हुए तापमान के कारण किसानों को सलाह दी जाती है कि वे जरूरत के अनुसार फसल में सिंचाई करें। किसानों को विश्वसनीय स्रोतों से खरीफ धान के बीज की व्यवस्था करने की सलाह दी जाती है। खरीफ फसलों के लिए भूमि तैयार करने के लिए गर्मियों की जुताई का उचित समय है। पहले जुताई के बाद FYM या कंपोस्ट को खेत में फैलाना चाहिए, फिर इसे मिट्टी में ठीक तरह से मिलाना चाहिए। दीमक के खिलाफ फसल की सुरक्षा के लिए अंतिम भूमि की तैयारी के समय नीम या करंज कीक को मिट्टी में मिलाना चाहिए। भंडारण के लिए दलहनी फसलों के बीजों को 8 से 10% नमी हो तब तक बीजों को अच्छी तरह से सुखाएं। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि ग्रीष्मकालीन धान की फसल में तना छेदक के प्रकोप से फसल को बचाने के लिए प्रारंभिक नियंत्रण के लिए प्रकाश प्रपंच अथवा फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करें। रासायनिक कीट नियंत्रण के लिए रेनोक्सपियर 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर या फिफ्रोनिल 5 SC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। गन्ने की फसल में तना बोरर और शीर्ष बोरर कीटों के हमले के लिए मौसम अनुकूल है। फसल के
संक्रमित भागों को हटा दें और उन्हें जला दें। टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी और अन्य सब्जियों की फसलों में सिंचाई और इंटरकल्चर ऑपरेशन की जरूरत है। पर्यावरण के तापमान के अनुसार सिंचाई की आवृत्ति बढ़ाएं। वर्षा ऋतु में विभिन्न फलों के पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करें और गड्ढे खोदकर तैयार कर दें और फलों के पेड़ की आवश्यकता के अनुसार गड्ढे के बीच की दूरी बनाए रखें। केला और पपीता में सप्ताह में एक बार पानी अवश्य देवें और टपक सिंचाई में सिंचाई का समय बढ़ाएं। पशु बाड़े में हमेशा साफ एवं ठंडा पानी उपलब्ध कराएं। यदि बाड़े के बाहर पानी का बर्तन रखते हो तो छायादार जगह पर रखें। पशुशाला एवं मुर्गी घर में हवा के आगमन के लिए सही व्यवस्था रखें। गेहूं, चना एवं तिवड़ा के भूसा को पानी से बचाएं और पशुओं को खिलाने के लिए सुरक्षित स्थान में भंडारण करें। तापमान में बढ़ोतरी के साथ साथ मच्छरों एवं मक्खियों का प्रकोप बढ़ रहा है, अतः इनसे बचाव के लिए पशु बाड़े में सही व्यवस्था करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम गेंदिया, जिला रायसेन के किसान सुखबीर सिंह ने। आप बैंगन की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर जानकारी चाहते हैं, तो सुखबीर सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आज आपको बैगन की खेती के बारे में बताऊंगा। ये बैगन की फसल लगी है। इसकी डिमांड जो है वो वर्ष भर बनी रहती है और इसको वर्ष भर समय समय पर लगाते रहते हैं। बैगन की फसल को लगाने के 1 महीने बाद उसमें जो खरपतवार आ जाते हैं तो उसको सफाई करना चाहिए। कुशल मजदूरों के द्वारा उसकी निदाई और गुड़ाई कराना चाहिए। और फिर उसके बाद जब भी आपको कचरा दिखे तो उसकी निदाई गुड़ाई करते रहें। सिंचाई जो है वो मौसम के आधार पे, जैसे वर्षा ऋतु है तो उसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मगर जब लंबे समय तक पानी ना गिरे तो फिर सिंचाई करना चाहिए। और फिर जैसे गर्मी है तो उसमें हर हफ्ते सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, बात करते हैं उर्वरक प्रबंधन की। तो आपने नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस पोटाश की पूरी मात्रा खेत में तैयारी के समय दे दी होगी। अब शेष बची नाइट्रोजन की मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर पौध रोपाई के बाद 30 से 35 दिन और 50 से 60 दिन तक खड़ी फसल में पौधों की जड़ों के पास डालकर मिट्टी में मिला देना चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों, बैगन की फसल में कीट और रोग बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप इनका समय पर नियंत्रण करते रहें। अगर उसमें फलन की अवस्था में अगर फ्रूट में बोरर लग जाता है, फ्रूट बोरर कहलाता है फल छेदक कीड़ा। फलों में आप देखेंगे कि वो छेद करके अंदर घुस जाता है और अंदर ही अंदर खाता रहता है। उसको ऊपर से छेद भर दिखता है, अंदर कीड़ा रहता है। जब काटेंगे फल को तो अंदर काला निकलेगा, बिल्कुल खाया हुआ उसका, और उसका मेगट रहेगा अंदर। किसान भाइयों, फल और तना छेदक कीट के नियंत्रण के हेतु फसल में 6 से 7 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ के हिसाब से लगाने चाहिए। इसके साथ फसल में लाइट ट्रैप का भी उपयोग करना चाहिए। यदि फसल में नुकसान आर्थिक क्षति स्तर से अधिक है तो आप रासायनिक नियंत्रण के लिए 1 मिलीलीटर इंडोक्साकार्ब दवा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर फसल पर छिड़काव करें, जिससे फल और तना छेदक कीट का नियंत्रण हो जाएगा। भटे में एक रोग आता है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। उसमें क्या होता है कि पूरे पौधे में जो पत्तियां हैं वो छोटी छोटी हो जाती हैं, गुच्छे में हो जाती हैं, फूल भी गुच्छे में हो जाते हैं और वो पौधा जो है वो फलता नहीं है। और ये मुख्यतः ये रोग जो है रैटून फसल पे आता है। अगर आपकी पुरानी फसल लगी है और वो वर्षा ऋतु में ये रोग अधिकतर रहता है और इस रोग का प्रसारण रस चूसने वाले कीड़ों के द्वारा होता है।
तो इसलिए रस चूसने वाले कीड़ों का नियंत्रण करते रहना चाहिए। और अगर ऐसे पौधे लिटिल लीफ वाले पौधे दिखें आपको खेत में तो उनको तत्काल उखाड़ कर और जला दें या बाहर फेंकें। इसके अलावा किसान भाइयों, इस रोग के फैलाव को रोकने के लिए रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए और रस चूसक कीटों के जैविक नियंत्रण के लिए फसल में पीले चिपचिपे प्रपंच 10 से 12 प्रति एकड़ की दर से लगाएं और नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फसल पर 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहना चाहिए। शुरू से ही उसमें रस चूसक कीट जो है एफिड और जैसिड जो है वो उनका प्रकोप होता है। तो इसके लिए इमिडाक्लोरोपिड है, आधा ml पर लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव करते रहना चाहिए। 15 से 20 दिन के अंतराल पे करते रहना चाहिए। जब इसका छिड़काव करते हैं अपन तो फसल को हार्वेस्ट तोड़ने के बाद, फलों को तोड़ने के बाद करें, या अगर कर रहे हैं तो फिर उसके बाद 12 से 15 दिन तक फलों को ना तोड़ें, क्योंकि फल में रेसिडुअल इफ़ेक्ट होने के कारण से जो कंज्यूमर है वो खाएगा फलों को तो उसके वो स्वास्थ्य के ऊपर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। तो अगर ये छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो इससे अधिक पैदावार मिलेगी आपको। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।